पहुंचे हैं सीएम पुष्कर धामी, सीधा आपको लेकर चलते हैं। लोकप्रिय विधायक भाई शशांक द्विवेदी जी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह जी, लोकसभा के संयोजक रामकिशोर मिश्रा जी, श्रीमती गीता सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी रमाकांत मिश्रा जी, श्री कल्याण सिंह जी विधानसभा संयोजक, मिथिलेश यादव जी ब्लॉक प्रमुख, रीता सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, जगदीश पासी जी एवं मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण, सभी हमारे पदाधिकारीगण और आज इस सभा में बड़ी संख्या में पधारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों और मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य की इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। आप सबको भी अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं बहुत ज्यादा मुझे बोलना नहीं है क्योंकि मुझे अगली भी 2 और सभाओं में सम्मिलित होना है। इस नाते बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक बात के लिए आपका दिल से आभारी हूं कि आप लोग लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा समय से यहां पर बिल्कुल अंगद के पैर की तरह आप लोगों ने पैर जमा रखा है। मैं आपके धैर्य के, आपके इस कठिन संघर्ष की मैं कहूंगा, इतनी धूप में जो आप लोग रुके हुए हैं, ये इस बात का परिचायक है कि आप सब लोगों ने संकल्प ले रखा है कि मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, रेखा जी को यहां से सांसद चुनना है। भाइयों बहनों, मैं थोड़ा विलंब से आया, वैसे मेरी आदत है, रेखा जी जानती है, हमारी प्रभारी हैं, मैं हमेशा समय पर पहुंचता हूं। थोड़ा सा आज अक्षय तृतीया का दिन है, भगवान परशुराम जी की जयंती है और आज एक बड़ा शुभ दिन है। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और प्रातःकाल 4 बजे से मैं आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने के समय पर वहां उपस्थित हुआ और उपस्थित होने के बाद मेरा पहले से ही कार्यक्रम था और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप सब लोगों से आकर यहां मिलूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, अभी प्रेम प्रकाश अग्निहोत्री, पंचम जी वहां से नारा लगा रहे थे, अभी रेखा जी कह रही थी पंचम जी वहां खड़े हैं, शुक्ला जी भी बता रहे थे, लेकिन ऐसे अनेक मित्रों से मेरा बहुत बचपन का साथ है। और मैं सच बताऊं तो केवल आप लोग ही नहीं सोचते कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं, मैं भी सोचता हूं। उधर से वो नीरज गुप्ता जी मैकलगंज वाले भी जो है हाथ हिला रहे हैं। इधर का हर एक स्थान मैं सच बताऊं तो मेरे हृदय में बसता है और यहां जहां बचपन की अपनी स्मृतियां होती हैं, बचपन के साथी होती है, हर कोई चाहता है उनके बीच में आना और मैं भी हमेशा प्रतीक्षा करता हूं। मैं रेखा जी का धन्यवाद करता हूं कि इनका चुनाव आ गया और इनके लिए समर्थन के बहाने ही मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान हो गया। तो मैं आज बता रहा था कि प्रातःकाल जहां केदारनाथ जी के कपाट खुले हैं और केदारनाथ जी के कपाट खुलने का आज बड़ा शुभ दिन, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जी की जयंती और बीच में आज एक कार्यक्रम और हमारी पार्टी ने बीच में रख दिया। मुझे गाजीपुर के लोकसभा के आज नामांकन में भी सम्मिलित होना था, उस कारण से मैं विलंब से यहां आप सबके बीच में पहुंचा। अन्यथा मैंने अगर 1 बजे का समय दिया था तो मैं 1 बजे नहीं तो 1:15 पर अवश्य जिलाध्यक्ष जी आप सबके बीच में आ जाता, उपस्थित हो जाता। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से कि थोड़ा सा विलंब हुआ, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम इस क्षेत्र में रेखा जी ने बढ़ाए हैं पिछले 10 सालों में, मैंने उनको देखा है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रभारी और मुख्यमंत्री का बहुत नजदीक का संबंध होता है, एक दूसरे के कार्यक्रमों को भी हम लोग देखते हैं। बहुत बार
जब मैं इनको कहता था कि आपको कल सवेरे देहरादून आना है तो आप देहरादून कैसे पहुंचेंगी, तो मुझे कहती थी कि आज शाम तक मैं क्षेत्र में हूं और क्षेत्र का काम करके मैं आपके कार्यक्रम में आ जाऊंगी, या देहरादून पहुंच जाती थी शाम सवेरे होते होते। मैं पूछता था इतना कैसे आई, कई बार मैं कहता था अच्छा आप लखनऊ गई होंगी, पहले लखनऊ से आप ट्रेन से आई या आप कहीं से आपने ट्रेन पकड़ी है या आपने हवाई जहाज पकड़ा। तो पता लगता था कि रात भर दिन भर यहां काम करने के बाद, रात भर सड़क से यात्रा करने के बाद ये उत्तराखंड के भी सब कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाती थी। इसी प्रकार कई बार मैंने देखा कि दिन भर वहां कार्यक्रम करती थी और अगले दिन कहती थी कि अब रात को चल के मैं सवेरे अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाऊंगी। अनेक बार विकास की बातें, यहां मिल चलानी है, यहां की सड़कें बनवानी है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे सड़कों के काम इस क्षेत्र में हुए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं यहां की बनी हैं और अनेक जो काम बहुत दिनों से रुके हुए थे उन सभी कामों को रेखा जी ने आगे बढ़ाया है। और रोड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो सीतापुर लखनऊ बरेली हाईवे, दिल्ली हाईवे, पीलीभीत से बस्ती हाईवे, लखीमपुर धौरहरा निगासन की सड़क, गोला से शाहजहांपुर हाईवे जैसे अनेक कार्य इन क्षेत्रों में हुए हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम, उनकी वकालत का काम रेखा वर्मा जी ने किया है। दूधवा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म का ब्राइट स्पॉट बनाने की दिशा में भी आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज यहां गन्ना किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले, उसके लिए भी लगातार आपका प्रयास रहता है। आप सभी ने 2 वर्षों पहले भी इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे शशांक त्रिवेदी जी को यहां से आपने अपना आशीर्वाद दिया और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अनेक काम आगे बढ़े हैं। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर पहले एक समय था, हम लोग पढ़ते थे जब लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार होती थी उस सरकार में गुंडा माफिया अपराधी हावी हुआ करते थे। किस प्रकार से वसूली टैक्स लिया जाता था ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप सब जानते हैं कि उस समय अपराधी बड़े बड़े माफिया बेखौफ होकर घूमते रहते थे। भाइयों बहनों, इस पर लगाम लगाने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आपने बनाई, आपने देखा होगा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास आगे बढ़ा है। किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने आज बड़े बड़े हाईवे बना दिए, बड़े बड़े रोड बना दिए, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा दिया। इसके साथ ही लखनऊ में पिछले साल एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का समिट हुआ और वो इन्वेस्टमेंट का समिट पूरे उत्तर प्रदेश को एक इन्वेस्टमेंट का बूम लेकर आया, जिसमें कई लाखों करोड़ की योजनाओं के साथ इन्वेस्टमेंट के करार हुए हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन गया है। एक समय था जब बीमारू प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी, आज तेजी से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। आज आपने देखा होगा देश के अंदर, अभी रेखा जी बता रही थी, कितने सारे निर्णय लिए गए हैं, एक के बाद एक निर्णय लिए गए हैं जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था, वो निर्णय लिए गए। कश्मीर के अंदर धारा 370 हटना यह कोई सामान्य बात नहीं है। लोग कहते थे कि कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त हुई, एक मच्छर भी नहीं मरा, इतनी शांति से काम हुआ। भाइयों बहनों, 3 तलाक का खात्मा हुआ। इसके साथ साथ सीएए का कानून देश के अंदर लाया गया। आपके जनपद के बगल वाला जनपद पीलीभीत जनपद है। पीलीभीत जनपद में आज लाखों ऐसे शरणार्थी भाई बहन हैं जो बांग्लादेश से शरण लेकर भारत के अंदर आए हैं। उनको नागरिकता न मिलने के कारण से वो दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे थे। मोदी जी ने ऐसे
बंगाली भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई, सिख भाई, उन सबको एक जीने का रास्ता, सम्मानपूर्वक रहने का रास्ता देने का काम किया। उसमें भी हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, इसी एनडी गठबंधन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भाइयों बहनों, अभी भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। ये कहते थे कभी राम का मंदिर नहीं बनेगा वहां पर, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि भगवान राम अपने जन्म स्थान पर विराजित हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो, वो महल के अंदर आए। मैं चूंकि लखनऊ में जब मैं पढ़ता था और मैं कई बार अयोध्या जाने का अवसर मुझे मिला, मैं जब अयोध्या जाता था मैं देखता था कि भगवान राम टेंट में है। भाइयों बहनों, बड़े उत्साह के साथ हम सब अयोध्या जाते थे और जब देखते थे हम सब के आराध्य देव भगवान राम, जिनका नाम हम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, और कोई परेशानी आ जाती है तो हम सब के मुंह से निकलता है हे राम, श्री राम, जय राम, राम राम, यही निकलता है ना। भाइयों बहनों, भगवान आराध्य देव राम का मंदिर न बने, उसके लिए भी जितने हथकंडे अपनाए जा सकते थे उतने हथकंडे इन्होंने अपनाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, दृढ़ संकल्प शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। ऐसे कठिन काम जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारे काम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अनेकों काम हुए, मैं उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। भाइयों बहनों, आपके बगल में उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य अभी कल जो एक जनसंख्या का आकलन आया है, आपने देखा होगा। उस जनसंख्या के आकलन में जो देश की बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू आबादी, वो लगातार घटती चली गई। 1950 से लेकर अब तक की जो आई है, भाइयों बहनों, इसके पीछे आप सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये आबादी हिंदुओं की क्यों घटती जा रही है। मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, आपके मन में ही प्रश्न आ रहा है। इस प्रश्न का जवाब हम सब लोग मिलकर खोजेंगे तो इसका जवाब अवश्य मिलेगा कि देश की आजादी के बाद देश के अंदर 60 वर्षों तक, सबसे अधिक वर्षों तक किस पार्टी का शासन रहा? हमारे मुंह से निकलेगा कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। उसमें से भी 55 वर्षों तक एक ही परिवार का शासन रहा और लगातार हिंदू घटते चले गए। भाइयों बहनों, लगातार घटते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर भी हमको खोजना होगा। जो लोग आज जातिवाद, तमाम प्रकार से आज हमारे एक बड़े समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये स्लीपर सेल है विपक्षियों के, इनको आगे करके आज मोदी जी को रोकने का प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, आपका एक एक वोट जो रेखा वर्मा जी को मिलेगा, वो सीधे सीधे मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा, सीधे सीधे मोदी जी की ताकत बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमने उत्तराखंड के अंदर, एक देश के अंदर एक कानून होना चाहिए सबके लिए। हमारी पार्टी 1950 से लेकर, जनसंघ के जमाने से लेकर अभी तक एक नारा लगाते रहते थे हम लोग, एक देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए। और हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। भाइयों बहनों, ये नारा हम लगाते थे। कश्मीर के अंदर धारा 370 प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाप्त कर दी। पूरा कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग हो गया, पूरी तरह से विलय हो गया। अब एक ही विधान जो देश के अंदर चलता है वो कश्मीर के अंदर चल रहा है, एक ही निशान चल रहा है और एक ही प्रधान। अब देश के प्रधानमंत्री की मान्यता वहां भी हो गई। पहले कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री होता था, वहां पर दूसरा राष्ट्रीय ध्वज होता था, वहां पर संविधान दूसरे तरीके से चलता था। आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को संरक्षण देने का काम होता था। उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर, वैसे तो आप सब लोग हमारे सहोदर भाई हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को और मेरे तो सारे ही सर्टिफिकेटों में, चाहे वो कक्षा 8 का सर्टिफिकेट हो, कक्षा 10 का हो, कक्षा 12 का हो, चाहे वो स्नातक का हो या परास्नातक का हो, LLB का हो,
मेरे सारे सर्टिफिकेटों में शशांक जी मेरे सर्टिफिकेटों में लिखा है उत्तर प्रदेश। तो मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि एक देश के अंदर एक प्रकार का कानून सबके लिए होना चाहिए। भाइयों बहनों, रेखा वर्मा जी भी उस पुण्य में भागी हो गई कि हमने उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक बन चुका है। भाइयों बहनों, राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें अपनी हमको स्वीकृति दे दी है, क्योंकि हमने कहा है उत्तराखंड के अंदर रहने वाला चाहे कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लागू करेंगे। मुझे आप सबके बीच में आकर ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के समक्ष हमारा ये संकल्प था और हमने ये मोदी जी की गारंटी के रूप में ये संकल्प अपना पूरा किया है, अपनी गारंटी पूरी की है। मोदी जी की ये गारंटी उत्तराखंड के अंदर पूरी हो गई है और ये जो समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, जैसे गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी उत्तराखंड से निकलकर अब पूरे देश को लाभ देने का काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प देश के सामने भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, उस संकल्प में ये संकल्प रखा गया है कि नई सरकार का गठन होगा तो पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होगी। भाइयों बहनों, सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। इसी प्रकार से हमने दंगा रोकने का कानून उत्तराखंड में बना दिया, इसी प्रकार से हमने धर्मांतरण का कानून बना दिया। और भाइयों बहनों, आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, उत्तराखंड में जो लैंड जिहाद चलता था, लैंड जिहाद, अतिक्रमण, अवैध कब्जे, उसके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवा दी है। कोई दंगा ना हो उसका भी कानून बना दिया है, कोई धर्मांतरण ना हो उसका कानून बना दिया है, नकल ना हो, नकल के लिए सख्त नकल का अध्यादेश हमने लागू कर दिया है। ये सारे काम हम उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम हमने करे हैं जो देवभूमि को देवभूमि के रूप में सुरक्षित रखे हैं। उसका जो मूल स्वरूप है, आप लोग आते हैं मां पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए, यहां से जाते हैं, बड़ी संख्या होती है। मैं देखता हूं शुक्ला जी कि यहां से मेरे लखीमपुर के लोग, गोला के लोग, मोहाली के लोग, सीतापुर के लोग, आसपास के क्षेत्रों के लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। कोई साइकिल से आता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, कोई ट्रैक्टर से आते हैं। और रेखा जी अक्सर कहती रहती हैं कि ये आए, वो आएंगे, ये जाएंगे, देख लीजिए थोड़ा ऐसे कैसे व्यवस्था हो पाएगी, अच्छे से सबके दर्शन हो जाए, सबकी चिंता हो जाए। भाई साहब, तो बड़ी संख्या होती है। ट्रेनों की छत पर आते हैं लोग, पूरी छत की छत भरी रहती है। इसलिए भाइयों बहनों, मैंने सोचा कि आपके बगल में देवभूमि है, यहीं से पीलीभीत के बॉर्डर के बाद खटीमा और उधम सिंह नगर का बॉर्डर शुरू हो जाता है, तो थोड़ी सी बात मैं उत्तराखंड की भी आपसे कर लूं, इस नाते मैंने रखा। और आज चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। पूर्णागिरी मेले में भी आप सब लोग ये वोट डालने के बाद जरूर दर्शन करने आए। इस बार बहुत सारे लोगों के दर्शन नहीं हुए, हो गए क्या सबके? अभी आएंगे ना अभी दर्शन करने। और इसके बाद चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा के लिए भी मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं भाइयों बहनों, लेकिन आपको वोट जरूर डालना है। वोट डालने के बाद आना है, क्योंकि हमको सब पता है, सब लोग जानते हैं, जब सपा और बसपा की सरकारें होती थी तो उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में होती थी। सत्ता के संरक्षण में पलने वाले माफिया किस प्रकार से अपराध करते थे, किस प्रकार से वसूलियां करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करके जगह जगह दंगे होते थे। होली आती थी, दिवाली आती थी, कोई त्योहार आता था, हम सब लोगों में पहले भय आ जाता था कि भाई कहीं बम विस्फोट तो नहीं हो जाएगा। याद होगा ना आपको, दशहरा होता था, कोई मेला होता था तो कहते थे भाई बड़े संभल के जाना। ये सारा काम बंद हो गया भाइयों बहनों। योगी जी के आने के बाद माफिया राज समाप्त हो गया है। ऐसे अनेक काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं भाइयों बहनों। 2014 से पहले किस प्रकार से घपले घोटाले होते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
और अब मोदी जी जब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भगाओ, तो कांग्रेस कहती है मोदी जी को भगाओ। आप देख रहे होंगे, आज देश के अंदर ही नहीं, जो विदेशों में देश विरोधी शक्तियां हैं, आज वो अनेक प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, अनेक प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसलिए अब ये लोग तुष्टीकरण की बड़ी डोज लेकर अब जनता के सामने आए हैं और इस डोज का नाम इन्होंने रखा है इनहेरिटेंस, यानी कि विरासत टैक्स, कि आपने अपने बच्चों के लिए जो संपत्ति मेहनत से अर्जित की है, आपने अपना मकान बनाया, आपने अपनी जमीन बनाई है, उसमें कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और घमंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो कहते हैं कि उसमें से 55% हम रख लेंगे। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए आपने कमाई करके रख रखी है तो उसके बाद आपके बच्चों को केवल 45 रुपए मिलने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण का खेल खेल रहे हैं और कहते हैं कि वो 55 रुपए हम किसको दे देंगे, एक वर्ग विशेष के लोगों को दे देंगे, यानी कि आपकी आधी संपत्ति छीन लेंगे। इसी प्रकार इन्होंने ओबीसी का जो आरक्षण है उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। कर्नाटका में इन्होंने ये फार्मूला लागू कर दिया, एक वर्ग के लोगों को ओबीसी में सम्मिलित कर दिया। भाइयों बहनों, वहीं प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है जो अपने आप को अन्य पिछड़ा वर्ग की हितैषी बताती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब देश के अंदर ये साजिश करती है, उस साजिश में बराबर की हिस्सेदार है। और यहां पर जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको कांग्रेस के साथ ही जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, जो आज जातिवाद के नाम पर हमारे यहां पर कुछ वोट लेना चाहते हैं, वो जीतने के लिए वोट नहीं लेना चाहते हैं। भाइयों बहनों, केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा होती है, सरकार मोदी जी की ही बनने वाली है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली है, सरकार एनडीए की ही बनने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनने वाले हैं। इस क्षेत्र में भी मैं पता करते हुए आया कि क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। तो लोगों ने कहा कि यहां पर कुछ लोग जातिवाद के नाम पर, कुछ लोग अपनी बिरादरी के नाम पर कुछ वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े अंतर से रेखा जी को ही हम लोग वोट देने वाले हैं, हम मोदी जी को ही जिताने वाले हैं। इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस और सपा का इतिहास रहा है कि एक वर्ग को खुश करना है और उन्होंने हमेशा इसी के लिए काम किया है। राम भक्तों पर किस प्रकार से गोलियां चलाई, ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं। ये लोग सनातन के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं और इनको इस बार जड़ से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि अब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये सारे के सारे लोग जड़ से उखड़ जाएंगे। इसलिए आप सबको सुनिश्चित करना है, 25 मई को एक एक वोट कमल के फूल वाला बटन, 13 मई को एक एक वोट। आप एक बटन कमल का दबाएंगे, आप एक बटन कमल का दबाएंगे तो ये रेखा जी, मोदी जी, योगी जी, हमारे शशांक जी, शुक्ला जी, मंच पर बैठे हुए हमारे शशांक जी भी बगल से आकर, हमारे अरुण जी, सारे लोग मंच पर बैठे हैं, बहन जी गीता जी समेत सारे लोग ये 20 बटन विकास के दबाएंगे। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आपका एक बटन इनके 20 बटन दबेंगे। आपका डाला गया एक वोट आतंकवाद को काबू में रखेगा, आपका डाला गया वोट तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करेगा, आपका डाला गया एक सही वोट जो ओबीसी का आरक्षण, एसटी और एससी का आरक्षण जो एक वर्ग विशेष को देने को षड्यंत्र किया जा रहा है, उसको रोकने का और समाप्त करने का काम करेगा। आपका डाला गया एक सही वोट आपके और आपके बच्चों के जीवन को बेहतर बनाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर 13 मई को मतदान के दिन, जैसा हमारे शशांक त्रिवेदी जी ने कहा कि पहले आप सब मतदान करेंगे और मतदान के बाद तभी आप जलपान करेंगे। मैं आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप रेखा जी को भारी बहुमत से यहां से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक बार सभी लोग हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए और हमारे साथ